चलिए, हेडिंग डालिए आज का। इनिशियल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। इनिशियल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इनिशियली अंग्रेजों के अगेंस्ट में कौन कौन से रिवोल्ट स्टार्ट हुए थे। इसी में 1850 आप लोगों को जो प्रिंट आउट मिला होगा उसका 57 वाला है वो, उसी में पहले कुछ 57 के पहले के रिवोल्ट समझेंगे, फिर 57 का रिवोल्ट समझेंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन जान ही रहोगे कि ब्रिटिशर्स लोगों ने प्लासी की लड़ाई कब लड़ी थी 57 में, तो 1757 से 1857 के बीच के हैं ये जो पढ़ने आ रहे हो, और फिर 1857 का मेजर रिवोल्ट होगा, ठीक है। तो लिख लो फेज वन प्रथम चरण, फेज वन प्रथम चरण फ्रॉम 1857 टू 1757 टू 1857, 1757 से 1857 के बीच के विद्रोहों को पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत सारे रीजंस देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। क्या मेनली तो बैकग्राउंड था, रीजंस और बैकग्राउंड आपको पढ़ने पड़ते हैं। रिवोल्ट के क्या होता है जनरली, कभी भी रिवोल्ट कब होता है, आप लोग भी अपने घरों में रिवोल्ट करते होंगे, लेकिन उस रिवोल्ट का जो बेस है वो उतना बड़ा नहीं होता होगा। करते हैं रिवोल्ट, रिवोल्ट बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। देखो रिवोल्ट गलत भी नहीं होते हैं, जैसे कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा तो उस पर डिसएग्री करना वो भी रिवोल्ट है। बट वो डिसएग्री करने का एक तरीका होता है। बंदूक तो नहीं उठा लेते घर में, गन उठा लेंगे, बट नहीं है। बट यहाँ के लोगों ने इनिशियली वैसे ही किया, जब बात नहीं सुनी गई तो फाइनली क्या उठ गई, बंदूक, गन उठ गई, ठीक है। तो जो गन उठी है वो तुम्हारी उठी है 1857 के रिवोल्ट में, मंगल पांडे वाली कहानी में। तो उससे पहले कभी जनरली बच्चों को जनरली कन्फ्यूज़न रहता है कि जो पहला रिवोल्ट था वो पहला रिवोल्ट यही था, क्या नाम, 1857 वाला। तो 1857 रिवोल्ट जो था वो रिजल्ट था किसका, इंडिया के जो लोग थे उनके गुस्से का, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग रिवोल्ट हुए हैं, उन रिवोल्ट को कंबाइन कर लो तो सभी के अंदर थोड़ा 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 गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा 1857 में बाहर निकलता है। समझ में आ रहा, कुछ 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 ऐसा सीन था। तो सीधे 1857 पे नहीं जाना कि मंगल पांडे थे गोली वोली, कुछ पता होगा थोड़ी बहुत कहानी तुम लोगों को। मंगल पांडे वाली कहानी याद है, क्या दिक्कत थी, मतलब क्या इशू था। मंगल पांडे वाला सबको सुने होगे, हाई स्कूल पढ़े होगे सब लोग यार, 6-7 में। बोलो मंगल पांडे वाली कहानी क्या थी, किसी को आइडिया। क्या यूज होता था बुलेट में, कहाँ पर, पिग और काऊ की स्किन यूज होती थी। हाँ, बुलेट में। हाँ, आपकी जो प्रिंट आउट है उसमें पीछे साइड में फोटो भी दी होगी, उसमें सबसे लास्ट जो पेज होगा किसी एक में शायद दी होगी, मैं भी चेक की, उसमें कुछ है नहीं, मिल रही फोटो तो कुछ है नहीं उसमें। वो सामने आप देख रहे हो गन बनी हुई है, वो गन कुछ ऐसे ही फोटो बंदूक की फोटो का करो, ठीक है। उस गन है, गन में क्या होता है, बुलेट आप लोगों ने देखी है, वो मूवी वूवी देखे हो, अरे डाकू मंगल सिंह टाइप की। तो उसमें जो डाकू जी आते थे वो अपने साथ में एक बेल्ट पहनते थे ऐसे करके, तिरछी तिरछी, देखे हो। हाँ, तो वो जो साथ में गन रखते थे, वो गन आप लोगों ने देखी होगी, दो नाली टाइप की होती थी, उसमें रेड कलर का होता था। तो वो जो बुलेट होती थी ना, उस बुलेट को कभी देखे हो आप लोग, रेड कलर की इतनी बड़ी सी बुलेट होती है। उस बुलेट को जब फिक्स करते हैं, बंदूक में डालते हैं ना, तो उसके आउटरनल एक कवरिंग होती है, कार्टलेज बोलते हैं उसे, ठीक है। वो कवरिंग जब डाली जाती है गन में, जैसे आपने वो देखी होगी, वही गन कभी खोलते हुए देखो, ऐसे करके आधा पे खुलती है, फिर उसमें फिट करते हैं। तो जो आधा खोलते हैं, जो फिट करते हैं, तो जो बैक साइड का ढक्कन टाइप का होता है ना, वो कार्टलेज जो थी, उसमें जो मटेरियल यूज किया गया था, वो मटेरियल या तो यूज किया गया था पॉर्क, या वो था बीफ, गाय का या सुअर का। तो ये दोनों मटेरियल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों धर्मों में बिल्कुल अगेंस्ट है। मुस्लिमों में पॉर्क जो होता है वो उतना ही ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, और हिंदू में बीफ उतना ही ज़्यादा क्या है, पवित्र है, होली होता है। तो दोनों जो मीट है उसको मुंह से टच नहीं किया जाता है। मुस्लिम लोग पॉर्क नहीं खाते हैं, हिंदू लोग बीफ नहीं खाते हैं, समझ रहे बात को लेकर के। तो बट ये चीज़ अंग्रेजों को पता चली, तो उन्होंने उस कार्टलेज को इन दोनों चीज़ों से मिला करके बनाया। और जब भी उस तरीके की जो गन थी, उस गन में अगर आपको लगाना है बुलेट, तो बुलेट लगाने में आपको वो जो आउटरनल कवरिंग है उसको अपने मुंह से काट करके उसको फिट करना होता था, ठीक है। तो
जब मुंह से कोई चीज काटेंगे तो ऑब्वियस बात है अगर वो उस मटेरियल की बनी होगी जो आपके यहाँ बैन है, तो एक तरीके से आपका धर्म खराब हुआ, कुछ ये कहानी थी। तो मोटा मोटी ये कहानी थी, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन आप सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट ये रीजन जनरली लोग कहते हैं कि 1857 का रीजन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1857 के पीछे 50 कारण है। ये वो रीजन था जिसने आग लगाने का काम किया। मतलब इनिशियली जो स्मोक था, धुआं, वो ऑलरेडी उठ चुका था। बाद में जिस स्पार्क करने का काम किया, माचिस नहीं जलाने का काम होता है, जैसे कहीं पे एक आग लगने ही वाली है बट वो लग नहीं रही है, इसका मतलब आग लगने की जो सिचुएशन होगी ऑलरेडी क्रिएट हो गई होगी ना। जंगल में लकड़ी पड़ी 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 पड़ी, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वहां पे आग लग जाए, बस आप पहुंचे, आपने एक माचिस जलाई और ऐसे फेंकी, तुरंत आग लग गई। तो जो माचिस आपने फेंकी वो वही है जो आपने अभी सुना। समझ में आया? तो 1857 वाला रिवोल्ट जस्ट एक स्पार्क था। समझ में आया? तो उसके पीछे के कौन कौन से रिवोल्ट थे पहले उसको जान लोगे तो आगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखो, हेडिंग डालो, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब है कि पृष्ठभूमि कौन कौन सी रही अंग्रेजों का। रीजन अलग होंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड बता रहा हूँ खाली मैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में लिखो नंबर 1, कुछ पॉइंटर है। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की नीतियां। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की नीतियां अफेक्टेड ऑल इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को प्रभावित किया। ऑल इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज था उसको पूर्ण तरीके से प्रभावित किया। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकल किंग्स। लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकल किंग, स्थानीय शासकों के स्वतंत्रता के खो जाने। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता के खो जाने। दूसरा, फॉरेन इंटरफेयर ऑफ, फॉरेन इंटरफेरेंस इन होम रूल, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप। फॉरेन इंटरफेरेंस इन होम रूल, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजमेंट, प्रशासनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, हैवी टैक्स, हैवी टैक्स, अत्यधिक कर। और इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का असंतुलन, अर्थव्यवस्था का असंतुलन। ऑल दीज रीजंस, ये सभी कारण, रीजंस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की शुरुआत के कारण बने। ये सभी कारण संघर्ष शुरुआत 1857 के रीजन के में पड़े हुए, ये सब चीजें एक एक करके होती हैं, ठीक है। ठीक, तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं 1857 नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रिवोल्ट बता रहा हूँ, फिर 1857 बताऊंगा। चल नेक्स्ट हेडिंग डालो, सोशल बेस, सामाजिक आधार क्या था। सोशल बेस, सोशल बेस का मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनका सोशल बेस क्या था। सोशल बेस का मतलब किन लोगों के ऊपर ये जो आपका रिवोल्ट था, ये बेस जिन्होंने बनाने का काम किया है, ठीक है। जिन लोगों ने बेस बनाया है, इसमें लिखिए रिवोल्ट से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा, इंपैक्टेड। रिवोल्ट मतलब, अच्छा रिवोल्ट सबसे पहले शुरू किसने किया होगा। सोसाइटी के अंदर 50 तरह के क्लास होते हैं ना, लेबर क्लास, ये क्लास, वो क्लास, सबसे ज्यादा लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए ऑन द टाइम, जिस समय अर्बन क्लास गेट बेनिफिटेड, अर्बन क्लास गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स पॉलिसी, शहरी वर्ग ब्रिटिश नीतियों का फायदा उठा रहा था, शहरी वर्ग ब्रिटिश नीतियों का फायदा उठा रहा था।
ऑन द सेम टाइम, ऑन द सेम टाइम, सेम समय, उसी समय, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी हैवली इंपैक्टेड, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी हैवली इंपैक्टेड। समझ रहे हो? जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उसमें से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ था? लोअर क्लास, जो निचला वर्ग था समाज का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित था। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिशर्स पॉलिसी आर डिजाइन्ड इन सच अ वे, अंग्रेजों की नीतियां इस तरीके से निर्धारित की गईं, डिजाइन्ड सच अ वे दैट they are the most favorite for, they were the most favorite for, वो सबसे ज्यादा लाभपूर्ण थी, डैश, जमींदार, जमींदार। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, लैंड होल्डर्स, भूस्वामी, लैंड होल्डर्स, भूस्वामी, पॉलीगर, POLIGAR, पॉलीगर को पॉलीगर बोलते हैं, पॉलीगर, POLIGAR, पॉलीगर ब्रैकेट में लिख लो साउथ इंडिया, पॉलीगर। ये तीनों कौन लोग थे? ये तीनों वो लोग थे जो लोग जमीन को लीज पर देते थे। तो इन पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? इन लोगों ने। कुछ याद आ रहा है? जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी, कुछ याद है? जमींदारी सिस्टम। तो ये वो लोग, तो सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने उठाया। आप पढ़ लो सोशल बेस किसका? रिवोल्ट का। तो रिवोल्ट का सोशल बेस का मतलब हुआ कि रिवोल्ट किसने चलाया। तो लॉजिक है, इनको तो फायदा मिला, तो इन्होंने जिसका नुकसान किया होगा उन्होंने ही तो रिवोल्ट चलाया होगा। तो इन्होंने किसका नुकसान किया, समझ रहे हो? हाँ, क्लियर हुआ? तो ये हुआ सोशल बेस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, इंटरफेरेंस इन रिलीजन, धर्म में, धर्म में, हाँ इसी में सोशल बेस का, इंटरफेरेंस इन रिलीजन, धर्म में हस्तक्षेप। ये भी एक मुख्य रीजन रहा, ध्यान रखना, कि रिवोल्ट का, रिलीजन में इंटरफेरेंस करना। वही क्रिश्चियनिटी वाला याद आ रहा है पॉइंट? क्रिश्चियनिटी प्रमोशन के लिए आप चेंज हो जाओ तो शर्ट पहनने वाला, कुछ याद आया? वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। तो डैश करके लिख लो, चेंजमेंट इन क्रिश्चियनिटी, ईसाई में परिवर्तन। ठीक है? तो ये कुछ बेस। अब इससे पता है तुम्हारा क्या तैयार होगा? इन तीनों पॉइंट से तुम्हारा एक तैयार होगा, वो है बेस, कि जो रिवोल्ट किया वो रिवोल्ट का बेस कौन लोग होंगे। तो लॉजिक बात है, पहले और दूसरे से समझ में आया। पहले में कौन हुए? अर्बन क्लास जो थे वो तो फायदे में थे। तो लोअर क्लास यानी जो अर्बन लोअर क्लास था, या अर्बन मिडिल क्लास था, या रूरल सेक्शन था। रूरल सेक्शन में यहाँ पे रूरल तो दूसरे वाले में चला जाएगा, पहले वाले में अर्बन मिडिल क्लास आ जाएगा या अर्बन लोअर क्लास आ जाएगा। पहले लोग होंगे, दूसरे लोग कौन होंगे? पीजेंट्स, किसान जो होंगे, सीधी बात है। मजदूर, लेबर, ये दूसरे में होगा। और तीसरे में कौन हो गए? धार्मिक लोग, जो ज्यादा रेडिकल होंगे, उनके लिए भी कोई नुकसान हुआ। तो ये तीन क्या होंगे? ये तीन था तुम्हारा बेस। समझ गए? इन तीनों ने मिल करके बेस तैयार किया, किस चीज के लिए? रिवोल्ट के लिए। बैठ रहा दिमाग में? नेक्स्ट, कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, विशेषताएं, इन विद्रोहों की विशेषताएं, कैरेक्टर्स क्या क्या है? चलो कैरेक्टर्स में लिखो, जनरली दे आर अगेंस्ट जमींदार एंड ब्रिटिशर्स, जनरली दे आर अगेंस्ट जमींदार एंड ब्रिटिशर्स। जनरली ये समानता ब्रिटिशर्स और जमींदारों के अगेंस्ट में है। मैक्सिमम रिवोल्ट आपको इन्हीं दोनों के अगेंस्ट में मिलेंगे। समानता ये जमींदार और अंग्रेजों के विरुद्ध थे, पहला। दूसरा, द रिवोल्ट्स नेचर इज सडन, द रिवोल्ट्स नेचर इज सडन, मतलब रिवोल्ट का जो नेचर था वो सडन नेचर के रिवोल्ट थे। सडन समझते हो? सडन का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। इसीलिए याद रखना, बहुत मेजर रीजन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार कि हम फेल क्यों हो गए। भाई लॉजिक है, ये जो रिवोल्ट आप पढ़ोगे, ये रिवोल्ट तुम्हारा क्या हो गया? फेल हो गया ना। अगर पास हो गया होता तो हम तभी आजाद हो गए होते ना, सिंपल लॉजिक है। तो हम आजाद तो हुए नहीं 1857, मतलब फेल हुआ होगा। तो फेल में सडन था, ध्यान रखना। तो बिना तैयारी के किया गया रिवोल्ट था। बताऊंगा, आगे बढ़ोगे।
क्या लिखे हो, सडन नेचर। नेक्स्ट, नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कोई उचित संगठन नहीं था 1857 का, जिसका जहां मन किया था वो रिवोल्ट कर रहा था, कुछ इस तरीके का था। जब दंगे अंगे होते हैं ना तो ऐसे ही होता है, जिसको जो मन करता है वो मॉल में से ले जाता है लूट के, जिसको जैसा घर में चाहिए। नेक्स्ट, जनरल टारगेट ऑफ दिस रिवोल्ट इज इकोनॉमिक। जनरल टारगेट ऑफ दिस रिवोल्ट वाज इकोनॉमिक। सामान्यतः जो लक्ष्य था ना वो आर्थिक था। मतलब जनरली चीजें क्या थी, अर्थव्यवस्था से जुड़ी होंगी। जनरली मैंने वर्ड यूज किया, इट क्लियर मींस कि कंप्लीटली इकोनॉमिक नहीं था भाई, सीधी बात है, टैक्सेशन होगा, कुछ और रीजन होगा, कुछ और, बट जनरली क्या होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे लिंक करोगे, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, ठीक है, डन, क्लियर हो गया यहां तक कहानी है। अब आओ हेडिंग डालो, रीजंस, आराम से। रीजंस क्या रहे ब्रिट्सल्स रिवोल्ट के, रीजंस, कारण कौन कौन से रहे। तो इन कारणों में जो हेडिंग वाइज चलेंगे, पहला हेडिंग डालिए इकोनॉमिक रीजन। पहला रीजन है आपका इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण। इकोनॉमिक रीजन, कौन कौन से कारण रहे आप जानते हैं, लगभग आप पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी चीजों को समझिए। गेस कर सकते हो इकोनॉमिक रीजन क्या होंगे रिवोल्ट के? ठीक बात, और बस एक्स्ट्रा मनी कौन सा? अच्छा वो वाला रीजन था, हाँ वो भी रीजन था। लिमिट के ऊपर का बाकी कमीशन उनके ऊपर जा रहा था, याद है 200 रुपए वाला एग्जाम्पल पूछा है कि उनको 100 ही बोला गया था, वो 200 कलेक्ट करके 109 अपने पास रख रहे थे। बिल्कुल वो भी रीजन आएगा उसमें, ठीक बात है। चलिए पहला रीजन इकोनॉमिक में, फटा पॉइंटर लिखते चलिए। पहला रीजन, चेंजमेंट इन द इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू। तीन चीजें। नंबर एक, चेंजमेंट हुआ है, पहला चेंजमेंट किया गया है इकोनॉमी में, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन में, और तीसरा है रेवेन्यू में। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहे। प्रशासन में, राजस्व में परिवर्तन करना, एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन समझ गए, इकोनॉमी में चेंजमेंट मतलब टैक्स से रिलेटेड मैटर है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब याद आ रहा है, कोई डीएम उएम जो नए नए बंदे अपॉइंट किए जा रहे थे वो, और रेवेन्यू का मतलब हो गया है टैक्स। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हैवी टैक्सेशन, अत्यधिक कर की दरें, अत्यधिक कर की दरें, जो टैक्सेशन था उसका बहुत ज्यादा होना। थर्ड रीजन, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। टैक्स को लगाना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी रीजन से टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो जो वसूलने का तरीका था वो गड़बड़ था। नहीं जबरदस्ती करके आपकी जमीन पे कब्जा कर लेना, आपकी जमीन को अपने नाम लिखवा लेना, ये जो नियम था ये और गड़बड़ था। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रोल ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे उनका भी रोल इसमें आ जाएगा पॉलिसी में, जमींदार, लैंडलॉर्ड, पॉलीगर वगैरह जो थे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, वो होती है एक्सपोर्ट पॉलिसी। कुछ याद आ रहा है? निर्यात नीति, एक्सपोर्ट पॉलिसी, अपना सामान भेजना, कुछ सब हो चुका है, इसलिए मैं निकल रहा हूं स्पीड में, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चीजें हो चुकी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, नो प्रमोशन, नो प्रमोशन, प्रमोशन का ना दिया जाना, किस चीज में? ट्रेडिशनल क्राफ्ट में, प्राचीन जो शिल्प हैं
उसमें प्रमोशन नहीं दिया गया, प्रमोशन मतलब बढ़ावा देना, पहला। दूसरा, एग्रीकल्चर में, कृषि में कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। थर्ड है वो है तुम्हारा फेमाइन को लेकर के, फेमाइन इश्यू भी इसी में आएगा। फेमाइन समझते हो, अकाल, ये रीजन भी इसी में आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, अकाल, ये सारे रीजन डन। तो ये सारे वो रीजन रहे जिन रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं किस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। ठीक है, और रीजन समझ में आ रहा है। अब हर एक, क्योंकि जनरली एग्जाम में ना आजकल जिस हिसाब से सेक्शन बढ़ रहा है, कई बार ना सिंगल एक रीजन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 1857 के आर्थिक कारणों की चर्चा करें, डिस्कस ऑन द इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट। तो वहां पे आपके पास एटलीस्ट कंटेंट 200 वर्ड का होना चाहिए। 200 वर्ड से ऊपर का लिमिट है नहीं एग्जाम में, तो 200 वर्ड का कंटेंट के लिए हिसाब समझ रहे हो, तो आपके पास मैटर 200 वर्ड, इस पे आपको अगर पॉइंटर लिखा, आप एक एक पॉइंट में अगर 20-20, 25-25 वर्ड भी लिख गए तो आपके सामने 7-8 पॉइंट हैं। आराम से आप मोटा मोटी इंट्रोडक्शन 20-25 पॉइंट का देंगे वर्ड का, तो 180-190 आपका कंटेंट पहुंच गया। ठीक है, ज्यादा भी हो जाता है। क्लियर हो गया इकोनॉमिक रीजंस, डन। नेक्स्ट आइए पॉलिटिकल रीजंस। नेक्स्ट आइए पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारक। बताइए कोई पॉलिटिकल रीजंस में राजनीतिक कारक सर ये हो सकते हैं। ओके, वो पॉलिटिकल में डालेंगे अगर, हाँ नहीं वो तो ठीक है, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो तो उसमें डालें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप आगे कोई हेडिंग हो, अगर नहीं हो तो एक रीजन चल जाएगा वो आपका। ठीक है, बट चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट पहला पॉइंट लिखने का मतलब, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और पॉलिटिकल रीजन दो अलग अलग चीजें होंगी। भाई डीएम से रिलेटेड कोई बात करना और नेताजी से रिलेटेड कोई बात करना, दोनों फर्क है ना, तो दोनों को मैच तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन अलग लिखने की सोच रहे हैं कॉपी में, तो उसको इसे मत डालिएगा। अगर नहीं सोच रहे हैं तो आंसर चलेगा आपका। समझ में आई बात? तो पहले कोशिश कीजिए जो रीजन है उसको पढ़िए, फिर उसको उसमें डाल देना। ठीक है, चलो पॉलिटिकल रीजन में नंबर 1, न्यू पॉलिटिकल रीजन में सबसे पहला रीजन है न्यू लॉ सिस्टम। गवर्नमेंट ने अपने लिए नई कानून व्यवस्था बनाई। कुछ याद आ रहा है? कुछ है? जुडिशियल में चेंज, पॉलिसी, पुलिस वाला सिस्टम, डीएम, कुछ याद आ रहा सारा? ये वो है। तो लिखिए नई कानून व्यवस्था, नई कानून व्यवस्था डैश करके लिख लो। इस कानून व्यवस्था में खास बात क्या हुई, तो इसमें है रिमूवल ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर थे वो उनकी जमीन से उनको बाहर निकलने का अधिकार दे दिया गया। रिमूवल ऑफ फार्मर्स फ्रॉम देयर लैंड, किसानों को उनकी जमीन से बाहर निकलने का अधिकार इस नए लॉ सिस्टम में आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहीं पे लिखिए इसी पॉइंट में, इन 1859 1859 में एक नाम है एडवर्ड स्मिथ। एडवर्ड स्मिथ, इनका एक कोड बहुत फेमस हुआ है, क्या कि जो पुलिस है वो मेन रीजन है किसकी? रिवोल्ट की। ऐसा एक ब्रिटिशर्स ने खुद इस चीज को माना। पुलिस वॉज द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट। ये कब का है टाइम? 1859। इसका मतलब 57 वाला तो रिवोल्ट हो गया होगा, उसी के बाद की बात है। तो इस चीज को माना गया कि जो पुलिस सिस्टम था ना उसने गड़बड़ कर दी थी कहानी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ किंग। रोल ऑफ किंग, जो उस समय के राजा महाराजा थे उनका रोल भी क्योंकि वो लोग नेता नगरी वाले ना जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। रोल ऑफ किंग्स में डैश करके लिख लो न्यूट्रल, उदासीन। रोल ऑफ किंग्स में क्या लिखेंगे? उदासीन रवैया उन्होंने अपनाया। अगर गवर्नमेंट गई, जैसे कल हमने लगान देखी, तुम लगान देखे हो? लगान का इनिशियल वाला सीन याद रखो, करीब आधे घंटे की जब निकल जाएगी मूवी,
तो जो किसान आदमी सब राजा साहब से मिलने जाते हैं, सीन याद आ रहा है? तो राजा साहब क्या कर रहे होते हैं? फोटो बनवा रहे होते हैं। सीन याद आया? तो जो आमिर खान कहता है कि बाकी लोग गांव वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर हमें ना बचाइए इस चीज से। जब शर्त हो चुकी, कंडीशन अप्लाई हो चुकी होती है ना कि हम वो मैच खेलेंगे, तो उसके बाद फिर जाएंगे किसके पास? भाई सीधी बात है, अगर कोई समस्या होगी तो जनता किसके पास जाएगी? किंग के पास, क्योंकि उस समय कौन होते थे? पीएम थोड़ी होते थे, राजा ही होते थे। तो राजा के पास गए तो राजा क्या बोले कि अब चूंकि तुम लोग कह दियो तो भुगतो, ये स्टेटमेंट था। तो इसका मतलब सीधी बात है कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप खुद होंगे। किसकी पॉलिसी का? ब्रिटिशर्स का। तो फिर आप राजा क्यों हैं भाई? ब्रिटिशर्स और हमारे बीच में कौन है? आप। तभी तो मैंने आपको चुना है राजा ना। और आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएंगे तो दिक्कत है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ही क्या कहलाता है? जो आपने लिखा हुआ है, न्यूट्रलनेस ऑफ किंग। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स कैरेक्टर, इसी में ही ब्रिटिश कैरेक्टर, जो ब्रिटिश का चरित्र था, वो चरित्र कैसा था? आउटर नेचर का चरित्र था, बाह्य प्रकृति का चरित्र था। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब कभी भी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या? हमें। इनकी थ्योरी क्या रहेगी कि हम कौन हैं? हम का मतलब वो कौन है? सुपीरियर, मतलब ऑब्वियस है कंट्रोलर। वो हमें कंट्रोल करने आए हैं। इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप रहेंगे तो कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यही मेन रीजन है पुलिस सिस्टम को। मैंने उस दिन बताया था पुलिस रिफॉर्म की इसीलिए जरूरत है, क्योंकि पुलिस वाले कब हैं? जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है उसके हिसाब से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उस हिसाब से 1861 का अगर आप एक्ट पढ़ेंगे तो उस एक्ट में ट्रेनिंग किसको दिलाई गई थी? कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे हो? ये सब डिस्कस हो चुका है पीछे सारी चीजें को लेकर के, ठीक है? तो वो हमें लिखे, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अस, वो हमें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक्सेप्टेंस, वो हमें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज थे स्वीकार करने में इस चीज को लेकर के। एंड सेम हियर, एंड सेम हियर का मतलब समझ में आ गया? हमारा भी लगभग कुछ ऐसा ही मानना था। अभी इंडिया के ऊपर लॉजिक बात है, वैसे तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पूछने जा रहा हूं मैं। राहुल गांधी और ब्रिटिशर्स को चुनना हो तो किसे आप चुनेंगे? ऑप्शन है नहीं वो जो आप सोच रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। बताइए, इन दोनों में से किसी को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? राहुल गांधी चुनेंगे। लॉजिक बात है, कुछ तो रीजन है। ऐसा तो नहीं कोई ब्रिटिशर्स को चुनेंगे, ये मत सोचेगा। तो इतना भी कट्टर दुश्मन होना ठीक नहीं है, बट लॉजिक बात है। दयानंद सरस्वती ने बहुत अच्छी बात बोली थी, पता है क्या? उन्होंने बोला था क्या? क्या यार, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा सुशासन, सुशासन, ठीक है, ये कहीं बेटर है अच्छे से अच्छे कुशासन से। कुछ मतलब समझ में आ रहा है? यहां उनका मतलब था सुशासन का होम रूल, मतलब पावर जो टेकिंग अथॉरिटी है वो आपके हाथ में है। चाहे आप जितने बुरे हैं, आप अपने लोगों का भला सोचोगे ही सोचोगे, लेकिन अगर वही पावर किसके हाथ में दे दी गई? दूसरे के हाथ में दे दी गई। मतलब आप में से नहीं है, कोई बाहर से बंदा है। तो लॉजिक बात है, देखने में कितना भी अच्छा हो सकता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तुम लोगों से। सेम कहानी थी, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है दयानंद सरस्वती का। कोर्ट से पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा आपको मैं, ठीक है? चलो, तो चरित्र जो था ये थोड़ा सा गड़बड़ था। डन। अगला रीजन आइए, सोशल रीजन। सामाजिक कारण कौन कौन से थे? सोशल रीजन, सामाजिक कारणों में बोलो कुछ आइडिया। सामाजिक रीजन में, सोशल रीजन सोसाइटी से रिलेटेड होंगे ना? कुछ आइडिया नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, धर्म के आधार पर इलेक्शन करवाते थे कुछ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और डिवाइड, वाइट डिप्लोमेसी, हाँ ठीक बात है। चलो सुप्रीमेसी वाला है, ठीक बात, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लिखिए। चलिए सही पहुंच गए। पहला पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट वो है ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट। समझ गए सब लोग? काला गोरा हर किसी को सब कुछ पता है, मैं आगे बढ़ता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट आया। दूसरा, सेकंड, इंडियन सोसाइटी कंसीडर एज वर्स्ट सोसाइटी। भारतीय समाज को दुनिया की सबसे गलत समाज के रूप में इंटरप्रेट किया गया, सबसे गलत। नेक्स्ट, इंसल्ट टू कल्चर ऑफ इंडिया। भारतीय समाज क्या क्या किया गया? इंसल्ट किया गया। इंसल्ट टू कल्चर ऑफ इंडिया, भारतीय समाज को। और सिंपली है हमारे ट्रेडिशन में इंटरफेयर करना, इन ट्रेडिशन, अपना जो परंपरा है उसमें इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। ठीक, तो ये रीजन हो गए आपके सोशल रीजन। कौन कौन से थे? ये कॉमन रीजन बता रहा हूं मैं सबके, ठीक है। 1857 के स्पेशलाइज्ड भी बताऊंगा आपको, दो चार रीजन आपको समझ में आ जाएंगे। और लास्ट रीजन है रिलीजियस रीजन। लास्ट आइए, रिलीजियस, धर्म के आधार पर। रिलीजियस रीजन में, धार्मिक रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो, हाँ बोलो, कुछ आइडिया किसी को? हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या आएगा धार्मिक रीजन में? हाँ बिल्कुल सही बात, बंगाल पार्टीशन तो बहुत बात है, लिख लीजिए। पहला वही कॉन्सेप्ट है, धर्म की बात हो रही है ना, तो लिखिए मेकिंग रिलीजन क्वालिफिकेशन फॉर सम पोस्ट। कुछ एक पोस्टों के लिए, कुछ एक नौकरियों के लिए धर्म को आधार बनाया गया था। उस समय ऐसा कुछ हुआ था, कुछ एक पोस्ट को लेकर के। याद है, कोई क्रिश्चियन लोग होंगे तो उनको वो मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं था ये। दूसरा, सेकंड पॉइंट वो है ग्रीड फॉर प्रमोशन एंड जॉब। लालच दिया गया था उस समय के लोगों को प्रमोशन और उनकी जॉब के लिए। बिल्कुल सही बात, ये भी कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। धर्म के आधार पर ही हो गया ये भी, ग्रीड फॉर प्रमोशन एंड जॉब। नेक्स्ट, सेम वही। नेक्स्ट में, थर्ड में वो है सेम कहानी, इंटरफेरेंस। बार बार आएगा आपका इंटरफेरेंस इन रिलीजियन, धर्म में हस्तक्षेप का होना। धर्म में सीधे हस्तक्षेप का कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो डायरेक्ट इंटरफेयर है? ब्रिटिशर्स का, सीधे सीधे इंटरफेयर हो ब्रिटिशर्स का रिलीजन में, कोई एक एग्जाम्पल आपको पता हो? हाँ वो 1857, उससे पहले और कुछ बताओ, ठीक बात है वो भी चलेगा, बट उससे पहले कोई और रीजन आपको लगता हो ये रीजन हो सकता है सर? सती, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन आंसर लिख ली। सती सिस्टम याद है, धर्म के हिसाब से अच्छा माना जाता ना, तो ब्रिटिशर्स ने तो सती सिस्टम को बैन किया था, तो कहीं ना कहीं इसी में आएगा। ठीक है, चलो हेडिंग डालो। हाँ ठीक, डन, ये हो गया। तो ये सारे आपके क्या हो गए? रीजंस हो गए फॉर द रिवोल्ट। रिवोल्ट के कारण कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यहां पे आपके कारण सारे समाप्त होते हैं।